जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की कि प्रोनाउन से रिलेटेड यूपी टेट के एग्जाम में किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाकर देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इस वीडियो में आज हम प्रोनाउन से रिलेटेड वो सभी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जहां से एग्जामिनर आपके एग्जाम में जो यूपी टेट का, स्पेशली यूपी टेट का ये टीचर भर्ती से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं वो किस तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है प्रोनाउन से रिलेटेड, वो सभी कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है ही, यू एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो बताओ दोस्तों कि किस पार्ट में एरर है आपके अनुसार। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सेंटेंस पॉजिटिव वे में हो, पॉजिटिव वे का मतलब ये होता है कि नॉर्मल सेंटेंस हो, कोई नेगेटिव वर्ड ना हो, यानी कि कोई नेगेटिव वर्ड ना हो तो सेंटेंस में जो सीक्वेंस बनेगा, यानी कि जो जब दो से ज़्यादा सब्जेक्ट आए हों, प्रोनाउन आए हों, तो याद रखना जो सीक्वेंस बनेगा वो 2, 3, 1 का बनेगा। ओके, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का बनेगा। सेकेंड पर्सन में हमारा यू आता है दोस्तों, थर्ड पर्सन में हमारा ही, सी, दे, इट आता है और फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है। इस बात को भी आपको विशेषकर याद रखना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था हमारा कि ही, यू एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। तो ही हमारा यहाँ पर थर्ड पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो जो सीक्वेंस बन रहा है वो 3, 2, 1 का बन रहा है। और हमने अभी क्या बताया था कि जो सीक्वेंस बनेगा वो 2, 3, 1 का बनेगा, यानी कि पहले आएगा हमारा सेकेंड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट, थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन, यानी कि पहले आएगा यू, फिर आएगा ही और फिर आएगा आई। तो यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन था हमारा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बात का विशेषकर ध्यान रखना, यहाँ से एग्जामिनर ने कई बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ। तो यहाँ से और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है ही एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों अब आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो वही कॉन्सेप्ट है जो मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूं। क्या कॉन्सेप्ट था कि जब सेंटेंस पॉजिटिव वे में हो, हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी कि कोई नेगेटिव वर्ड ना हो, कोई नेगेटिव वर्ड भी नहीं है सेंटेंस में, तब सेंटेंस में जो सीक्वेंस बनेगा वो 2, 3, 1 का बनेगा। अब यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटेंस में 2 प्रोनाउन यानी कि 2 सब्जेक्ट आए हुए हैं। ओके, यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है, यानी कि जब हमारा सेंटेंस नॉर्मल है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो याद रखना 2, 3, 1 का ही सीक्वेंस लगाएंगे, भले ही 2 प्रोनाउन या 2 सब्जेक्ट क्यों ना आए हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पर्सन हमारा यू होगा, थर्ड पर्सन ही, सी, दे, इट होगा, आई, फर्स्ट पर्सन हमारा आई और बी होगा। जब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नहीं आता है तो इसको हटा देते हैं, सीक्वेंस हमारा यही चलेगा, पहले आएगा हमारा सेकंड पर्सन और फिर आएगा हमारा थर्ड पर्सन, यानी कि यू एंड ही हो जाएगा। इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ से अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है यू, ही एंड आई हैव मेड अ ब्लंडर नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। इसी तरीके से यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में देगा, आपको कंफ्यूजन में डालेगा, बट आपको आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से मैं प्रोनाउन से रिलेटेड वो सभी दोस्तों, सभी का मतलब वो सभी कॉन्सेप्ट जो यूपी टेट के एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बेनिफिशियल और ज़रूरी है, वो सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। अभी हमने सीखा था जो सीक्वेंस बनेगा वो 2, 3, 1 का बनेगा जब हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव में है। अब यहाँ पर ब्लेंडर आप देख सकते हैं एक नेगेटिव वर्ड है, तो जब सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आ जाता है यहाँ पर ब्लेंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक बोल सकते हैं आप, बड़ी भूल बोल सकते हैं। तो ब्लेंडर एक नेगेटिव वर्ड है, तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस हमारा बनेगा वो क्या बनेगा। चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। जब सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड आ जाता है, बिल्कुल आया हुआ है नेगेटिव वर्ड, दोष या बुरी बात की गई हो, यानी कि हमारा नेगेटिव वर्ड आया है या फिर दोष या बुरी बात कह लो,
और 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट आए हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट आए हैं। हमारे पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें तो 3 सब्जेक्ट आए हुए हैं, यू, ही एंड दे। तो जो सीक्वेंस बनेगा दोस्तों वो बनेगा पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। यानी कि पहले आएगा फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और बी, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट आता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि हमारा क्वेश्चन में आखिर मिस्टेक तो है कहां। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई आएगा, आई हमने यहां पर रख दिया। सेकंड पर्सन में यू आएगा, सेकंड पर्सन की तरफ यू रख दिया। और थर्ड पर्सन में हमारा ही आएगा। यानी कि जो सीक्वेंस बनेगा आई, यू एंड ही बनेगा। तो जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। यहां से कोई अगर डाउट है, प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है यू, दे एंड बी हैव कंप्लीटेड स्कूल वर्क। अभी हमने सीखा था अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो 2 3 1 का सीक्वेंस बनेगा। तो यहाँ पर यू हमारा सेकंड पर्सन है, दे हमारा थर्ड पर्सन है, और आई यानी कि जो बी है हमारा वो फर्स्ट पर्सन है। बिल्कुल ठीक है ना, यानी कि सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमारा जब ये प्लूरल है तो हैव हमारा ये क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। कंप्लीटेड B3 आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये भी ठीक है। स्कूल वर्क यानी कि कोई सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं है, पॉजिटिव वे है, और सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक है। 2 3 1 का बन रहा है जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। तो अब हमें बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर सीक्वेंस तो बिल्कुल ठीक है, वर्ब भी बिल्कुल ठीक है, और कोई नेगेटिव वर्ड भी नहीं है, तो इस हिसाब से कहाँ मिस्टेक हो सकती है, इसमें तो नो एरर होगा। नहीं बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट है चलो बताते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जब सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट आए हों, बिल्कुल आए हैं, और तीनों सब्जेक्ट प्लूरल हों, तो जो सीक्वेंस बनेगा तो वो कैसा बनेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी टाइप का सेंटेंस हो बट हमारी जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो कैसे हो, प्लूरल हो। तो जो सीक्वेंस बनेगा पहले आएगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई और बी आते हैं। सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट आते हैं। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का सीक्वेंस बनेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि यू पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन। यानी कि यू हमारा प्लूरल है, यू हमारा प्लूरल है, दे हमारा प्लूरल है, बी हमारा प्लूरल है। यानी कि हमारे तीनों प्रोनाउन, तीनों सब्जेक्ट जब प्लूरल होते हैं तो जो सीक्वेंस बनेगा वो 1 2 3 का बनेगा। 1 2 3 के अकॉर्डिंग 1 2 3 के अकॉर्डिंग पहले आएगा हमारा बी, सेकंड पर्सन में यू के सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा यू, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा दी। यानी कि जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो बी, यू एंड दे का बनेगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन। यहाँ से कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ईमानदारी से पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि याद रखना किताबों को, बुक्स को आप जितना टाइम दोगे किताबें उतना ही अच्छा और तगड़ा रेस्पॉन्स आपको देंगी। अगर आप टाइम नहीं दोगे, बिल्कुल भी कहते हैं ना हार्ड मेहनत, हार्ड वर्क और ये कठिन परिश्रम कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम। जितना टाइम आप अपनी बुक्स को दोगे उतना अच्छा तगड़ा रेस्पॉन्स आपको उनके द्वारा मिलेगा, नहीं दोगे उतना, यानी कि कहने का मतलब ये है सिर्फ टाइम। जितना टाइम बुक्स में लगाओ उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स आपको किताबों के द्वारा मिल जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा लेट यू एंड आई डू दिस वर्क नो एरर। यहाँ से कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में काउंट करूँगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने कई बार यूपी टेट के एग्जाम में और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में वहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो इस कॉन्सेप्ट को विशेषकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखना। हालांकि सभी नोटबुक में नोट डाउन करके रखना, मगर इस बात को याद रखना ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, याद रखना अगर कोई वर्ब हो, लाइक हो, बिटवीन हो, बट हो, एक्सेप्ट हो या कोई प्रीपोजिशन हो, इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों, आई और बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी सब्जेक्ट बनते हैं एक सेंटेंस में। अगर इन वर्ड्स का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट हमारा आई का मी हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा।
ओके, तो इस बात को भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि सब्जेक्ट हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं और ऑब्जेक्ट हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट को अभी मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन एक्सेप्ट बट बिटवीन लाइक वर्ब, इनके बाद जो फॉर्म आएगी वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, यानी कि आई ना होकर यहाँ पर मी होगा। ओके, चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो लेट हमारा वर्ड आया है और हमें पता है कि लेट के बाद, अभी हमने बताया था कि लेट के बाद, याद रखना यहाँ पर मैंने लेट नहीं लिखा, लेट के बाद याद रखना जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, यानी कि यू हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है और आई का ऑब्जेक्ट बनेगा वो मी बनेगा। यानी कि इस हिसाब से जो एरर होगा वो होगा पार्ट बी में, क्योंकि यहाँ पर आई ना होकर मी हो जाएगा। लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा मी होगा। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कोई डाउट है, कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो है आई रन फास्टर देन हिम नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो दोस्तों ये वाला भी कॉन्सेप्ट कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी विशेषकर अपने ध्यान में रखना, क्योंकि प्रोनाउन से रिलेटेड एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में उठाकर दे सकता है। और शिक्षक भर्ती में जितने भी पेपर आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, जो भी पेपर बनाता है एग्जामिनर, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट में से आपके पेपर में से क्वेश्चन आएगा, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि जब दो सब्जेक्ट के बीच तुलना या कंपैरिजन की बात हो तो एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। दोस्तों अभी हमारा क्या आ रहा था यहाँ पर, इस कॉन्सेप्ट में मैंने अभी आपको बताया था कि लेट हुआ, यहाँ पर लेट और लिख लेना, वर्ब हुआ, लाइक हुआ, बिटवीन हुआ, बट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब जो प्री मतलब पहले पोजिशन, मतलब स्थिति, जो पहले की स्थिति बताते हैं, जैसे ऑन, इन, एट, ओवर, अपॉन, ये सभी क्या प्रीपोजिशन है। इनके बाद और लेट के बाद हमेशा जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, इस वाले कॉन्सेप्ट में यह है कि एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर सेंटेंस में एज या देन दिख रहा है तो याद रखना, यानी कि तुलना हो रही है, एज और देन लगाकर दो, जो हमारा नाउन या प्रोनाउन का केस आएगा, यानी कि कहने का टोटल मिलाकर मतलब यह है कि वो ऑब्जेक्ट ना बनकर सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये सभी वर्ड सब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये सभी वर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। आई, बी, यू, ही, सी, दे, ये सभी क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट की जगह आते हैं, वर्ब से पहले आते हैं। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बस इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। ओके, और ऑब्जेक्ट हमारे क्या बनते हैं, आई का मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर, और दे का देम हो जाएगा। ओके, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि आई रन फास्टर देन, देन यहां पर लग चुका है, देन के बाद यहां पर हिम ना होकर ही हो जाएगा, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। और एग्जामिनर हिम लगा कर देगा, ऑब्जेक्टिव केस लगा कर देगा, तो इसलिए यहां पर ऑब्जेक्टिव केस ना होकर सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ही हमारा वर्ब से पहले यानी कि सब्जेक्ट बनता है। और यहां पर देन आया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एज और देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, और सब्जेक्ट हमारे ये सभी सब्जेक्ट बनते हैं, यही वर्ड सब लगेंगे एज और देन के बाद। तो यहां पर इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आगे समझ में। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, इट इज मी हु एम टू ब्लेम नो एरर। इस सेंटेंस में अब आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। आपके लिए काफ़ी तगड़ा और काफ़ी टिपिकल लग रहा होगा ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाया है। तो बिल्कुल घबराने का नहीं है, गलतियां आप कीजिए, जितना ज़्यादा गलती करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं सही आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, बिल्कुल भी डेमोलाइज मत होइएगा, क्योंकि याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ करता है वो सबसे ज़्यादा सीखता है। इस बात को भी अपने जहन में बैठा लीजिएगा, बिल्कुल नेगेटिविटी मत लेकर आइएगा अपने दिमाग में। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सेंटेंस में इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, देखते हैं पीछे, बिल्कुल हो रहा है, इट का यूज हमारा सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, बिल्कुल हो रहा है। आगे समझते हैं। अगर सेंटेंस में इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है और उसके बाद बी फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी हमारी बी फॉर्म होती हैं। बी की किसी भी फॉर्म का यूज हो तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा, यानी कि इट
इट के बाद बी फॉर्म आती है, बी हमारी इज, एम, आर, वॉज, बर, ये सभी क्या होती है, हमारी बी फॉर्म होती है। यानी कि इट के बाद इज आया हो, एम आया हो, वॉज आया हो, आर आया हो, बर आया हो, तो याद रखना उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। सब्जेक्टिव यानी कि जो सब्जेक्ट बनते हैं प्रोनाउन, जैसे आई हुआ, बी हुआ, यू हुआ, ही हुआ। अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो अपने क्वेश्चन पर आते हैं हम। इट हमारा सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, बी इज हमारी वर्ब है, तो यहाँ पर मी नहीं होगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। डाउट्स क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तब भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आई प्रेफर योर हेल्प टू हर, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों ये सिर्फ मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हो सकता है ये फिलर के रूप में दे दे। फिलर मतलब फिल इन द ब्लैंक जो होते हैं, खाली रिक्त स्थान जो होते हैं, उसके रूप में भी आप एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब चाहे वो फिलर के रूप में आ जाए, एरर के रूप में आ जाए, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पर चलो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था आई प्रेफर योर हेल्प टू हर, नो एरर। तो यहां पर जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एडजेक्टिव, आर्टिकल और प्रीपोजिशन के बाद याद रखना दोस्तों हमेशा नाउन आता है। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द हमारे आर्टिकल होते हैं। मैं आर्टिकल की भी वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा कि आ पेन और द पेन में डिफरेंस क्या है, बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ से आ और द से रिलेटेड बहुत सारे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आ पेन और द पेन में क्या डिफरेंस है, कहाँ द आएगा कहाँ आ आएगा, क्या डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्या इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। हालांकि ये अलग ये कॉन्सेप्ट है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब बच्चे लर्न करते हैं, है ना, डेफिनेशन के क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नाउन के लिए वर्ड्स आ जाते हैं एडजेक्टिव बन जाते हैं, बस खत्म कहानी। आर्टिकल ए एंड द होते हैं। ये एडजेक्टिव आर्टिकल का भी कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आगे लेकर आऊँगा, तो इसके बात का विशेषकर ध्यान रखना। क्योंकि चैनल पर अगर पहली बार मेरे जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर देना, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँगा उन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और आप इस तरीके से ज्ञान लेते रहेंगे। ओके, तो एडजेक्टिव जो नाउन के लिए आते हैं, जैसे माई पेन, तो पेन हमारा नाउन है, नाउन के लिए माई आया, एडजेक्टिव बन गया। रनिंग बॉय, बॉय हमारा नाउन है, रनिंग यानी कि दौड़ता हुआ, यहाँ पर दौड़ रहा लड़का नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है। चलो हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि यहाँ पर एडजेक्टिव, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, इनके बाद हमेशा नाउन आता है। बट प्रीपोजिशन के बाद नाउन तो आता है, बट वो क्या बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इस बात को भी आपको जहन में बैठा लेना है। तो याद रखना दोस्तों, जैसे यहां पर मैंने लिखा प्रोनाउन और यहां पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, आपने बचपन से माई पेन बोला है या माइन पेन बोला है, तो आप कहोगे सर माई पेन बोला है, माइन पेन क्या होता है, क्योंकि पेन हमारा नाउन है और नाउन से पहले ये क्या लग गया, एडजेक्टिव। चलो एक और क्वेश्चन, एक और समझते हैं। आपने बचपन से, एक मिनट इसको मैं हटा दूं, आपने बचपन से आर स्कूल या अवर स्कूल बोला है या आर्स स्कूल बोला है। आपने कहोगे सर बचपन में से हमने निबंध भी लिखा है, ऐसे भी लिखा है आर स्कूल पर, तो यहाँ पर हमने आर स्कूल बोला है, ये क्या होता है, ये तो कुछ भी नहीं होता है। मैं कहूँ आपसे कि आपने बचपन में योर पेन बोला है कि योर्स पेन बोला है, तो आपका आंसर होगा सर हमने बचपन में योर पेन बोला है। और पेन यहाँ पर आप देखते हैं ये सभी चीज़ें हमारी क्या है, नाउन है। हर हाउस में हाउस, ये हाउस नाउन है और नाउन से पहले जो भी वर्ड आ गया एडजेक्टिव बन गया। हिज बुक में बुक हमारा नाउन है और नाउन से पहले ये जो हिज आ गया एडजेक्टिव बन गया। कुल टोटल कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी नाउन हैं और नाउन से पहले जो वर्ड आए हैं सभी एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। अब बात करते हैं इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ पर माइन क्या है, पेन क्या है, माइन पेन कुछ होता है, आर्स स्कूल कुछ होता है, योर्स पेन कुछ होता है, हर्स हाउस कुछ होता है, हिज बुक कुछ होता है। अब आप कहोगे सर हिज बुक तो होता है, तो याद रखना बेटा हिज एडजेक्टिव भी होता है और हिज प्रोनाउन भी होता है। ये हम आगे जब डीपली प्रोनाउन की वीडियो लेकर आएंगे तब हम बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रोनाउन से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पेन हमारा नाउन है और माइन हमारा क्या है, प्रोनाउन है। अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूं, कि राम ही इज गोइंग टू मार्केट, क्या ये क्वेश्चन सही है?
तो आप कहोगे नहीं सर, या तो राम लगाइए या ही लगाइए, या तो राम लगाइए क्योंकि राम एक नाउन है, ही हमारा प्रोनाउन है, तो यानी कि प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा। तो वैसे ही दोस्तों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, माइन हमारा प्रोनाउन है और पेन हमारा नाउन है, या तो आप प्रोनाउन लगाओ या नाउन लगाओ। इस माइन का मतलब ही होता है माई पेन। क्या होता है दोस्तों? माई पेन। तो अब आते अपने क्वेश्चन पर कि आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। यहां पर हर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। तो इस हिसाब से यहां पर हर नहीं होगा, हर्ष हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो दोस्तों इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यहां से एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार क्वेश्चन दिए हैं, बार बार, और बच्चों को कंफ्यूज किया है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। दोस्तों एक होता है इट्स और एक होता है ये वाला इट्स, यानी कि एक विदाउट एपोस्ट्रॉफी एस वाला इट्स और एक एपोस्ट्रॉफी एस वाला इट्स। इस इट्स का मतलब होता है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इसका, और इसके बाद हमेशा एक नाउन आता है। जैसे मैं कहूं आई हैव अ पेन, इट्स अ गुड पेन, इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर इज ब्लैक। और इस इट्स का मतलब होता है, एपोस्ट्रॉफी एस वाले का मतलब होता है इट इज, यह है। क्या है? यह है। जैसे मैं कहूं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, इट्स अ गुड पेन, तो इसका मतलब है इट इज, इस इट्स का मतलब है यह है एक अच्छा पेन, यह है एक अच्छा पेन। इट्स कलर, आप देख सकते हैं इट्स यहां पर हमारा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, और नाउन से पहले जो वर्ड आता है एडजेक्टिव बन जाता है, उसके बाद ये वर्ब आई है। वर्ब से पहले जो भी आता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, हमारा सब्जेक्ट बनता है। कलर हमारा नाउन है और नाउन से पहले ये जो इट्स आ गया एडजेक्टिव बन गया। यानी कि एडजेक्टिव वाले में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया जाता है, बट इट इज यानी कि जिसमें सब्जेक्ट भी आता है, वर्ब आती है, उसमें हमारा एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है। इस बात का वही आपको विशेषकर ध्यान रखना। बात है अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका मतलब तो होता है इट इज, जबकि नोज हमारा क्या है? नाउन है। नाउन से पहले तो हमें एक एडजेक्टिव की नीड बन रही है, एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर विदाउट एपोस्ट्रॉफी एस वाला आएगा इट्स, यानी कि इट्स नोज। जो एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई बिन द मैच, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो यहाँ से भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी, तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जिनके गलत जा रहे हैं, जिनके बिल्कुल सही नहीं जा रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी अपने माइंड में लेकर नहीं आए, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो गलतियाँ करता है फिर सीखता भी है। आज आपने गलत किया है, कल उसको सही करोगे, तो ये बात का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या था? आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई बिन, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल ए अंदर जो होते हैं एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाते हैं, प्रीपोजिशन इन, एन, ऑन, यानी कि पहले की पोजीशन बताता है, इनके बाद हमेशा नाउन आता है, और नाउन हमेशा याद रखना या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म याद रखना, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो उसको इंग्लिश ग्रामर में हम जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीरंड बोलते हैं। सब्जेक्ट बोल लो, यानी कि वर्ब से पहले आता है। जब वर्ब की यानी कि जो वर्ड में आईएनजी लग जाता है, जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है और वो हमारी या तो सब्जेक्ट बनती है ऑब्जेक्ट बनती है, तो याद रखना इसी आईएनजी वाली जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, इसी आईएनजी फॉर्म वाले शब्द को हम इंग्लिश ग्रामर में जीरंड बोलते हैं। कुछ और नहीं होता, जीरंड यही होता है। चलो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ, ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है, माई हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन के बाद मैंने अभी आपको बताया था कि नाउन आता है, और नाउन बिन तो हमारी क्या है? एक वर्ब है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बिनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिनिंग हो जाएगा। और इसी बिनिंग को इंग्लिश ग्रामर में हम जीरंड बोलते हैं, कुछ और नहीं बोलते हैं, इसी को ही हम जीरंड बोलते हैं। यहाँ पर बिन नहीं होगा, बिनिंग हो जाएगा, क्योंकि बिनिंग
बिनिंग हमारा या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट। जब वर्ब के बाद आया है तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा नाउन बनता है। और इसी आईएनजी वाले वर्ड को, इसी आईएनजी वाले नाउन को इंग्लिश ग्रामर में हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। इस बात को भी आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता था कि इसमें बिनिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो इस बात को भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन सीखे और 10 क्वेश्चन के माध्यम से वो सभी प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, समझा, सीखा, जो आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या आपके कुछ डाउट क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर कीजिए। पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में अपने भाई बहनों को, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी इस वीडियो से भला हो जाए। दोस्तों एक बार फिर दोबारा से, क्योंकि अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये 10 कॉन्सेप्ट हमारे कवर हुए हैं। बाकी के प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इन आने वाली वीडियोज में मैं आपको बता दूंगा, जहां पर हम प्रोनाउन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ये 10 कॉन्सेप्ट आई थिंक 10 क्वेश्चन के माध्यम से कवर करवाने की मैंने पूरी कोशिश की है, सरल और आसान भाषा में। अगली वीडियो फिर प्रोनाउन की पार्ट 2 में लेकर आ रहा हूँ, जिसमें बाकी के कॉन्सेप्ट को भी मैं कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। इस वजह से मैं वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। और आपको अगर कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट है, कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है, क्या नहीं आ रहा है ग्रामर में। वो सभी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे आने वाली वीडियोज में। तो एक बार नई वीडियो के साथ, फिर धमाकेदार ग्रामर के नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।